हम आज आए थे ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में बीज लेने कोलक 16202 जो अर्ली गन्ना प्रजाति है, अभी गन्ना विकास विभाग द्वारा जो रिलीज की गई है उत्तर प्रदेश में बुआई के लिए। और तो इसी सिलसिले में देखिए मैं बैठा था तो हमारे साथ एक दादा हैं, क्या शुभ नाम आपने बताया? सुशील कुमार नाम है। तो श्री सुशील कुमार जी हैं और डिस्ट्रिक्ट शामली से हैं। शामली से रहने। तो मेरी बातचीत आपसे होने लगी तो हमने कहा कि मैंने कहा कि शामली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ गन्ने की उपज अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। जो औसत उपज है सबसे ज्यादा है यूपी के जितने गन्ने वाले जिले हैं उसमें जो पेड़ी पौधे की उपज है वो शामली की सबसे ज्यादा है। तो हमने कहा कि दादा से क्यों न पूछा जाए कि ऐसा क्या है वहाँ शामली में, क्योंकि मुझे आज मौका मिल गया, हो सकता मैं शामली ऐसा संयोग पड़ता तो मैं जाता, लेकिन आज मुलाकात हो गई है भारतीय गन्ना संस्थान पे। देखिए चबूतरे बैठे हैं और ये पीछे प्रांगण है। तो आप दादा बताइए कि शामली में उपज अन्य जिलों की अपेक्षा क्यों है? देखो जी, इसके कई कारण है। जी जी। एक तो नंबर एक वहाँ की जोत छोटी है। जोत छोटी है। जोत छोटी होने की वजह से किसान मेहनती है। अच्छा। वो ज्यादा मेहनत करेगा, कम इसमें जो है ज्यादा काम कर जाता है आदमी। अच्छा। दूसरे थोड़ा टेम्परेचर का भी है, वहाँ की आबहवा थोड़ी, मतलब वहाँ का जो मौसम है, वो जलवायु है, सूट करता है। अच्छा, सूट करता है। महाराष्ट्र वगैरह के जैसा तो नहीं है जी जी, लेकिन फिर भी यहाँ लोकेलिटी के हिसाब से वहाँ का एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा है। नहीं, लेकिन शामली के नजदीक और भी जिले हैं तो इतना जलवायु में अंतर कैसे आ जाता होगा? शामली एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो हॉट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, हरियाणा वगैरह जो है। अच्छा। उनसे सटा हुआ है। अच्छा। हरियाणा की सीमा शामली के डिस्ट्रिक्ट से सटी हुई है, बीच में यमुना नदी है। तो एक तो फैक्टर, एक कारक हो गया जलवायु का है। जलवायु का बुआई की विधि अन्य जिलों में जैसी होती वैसी ही है, सेम है। अच्छा। दूसरे नंबर पे वहाँ पे जोत छोटी है। जोत छोटी, किसानी छोटी है, कम जमीन है। जब जोत छोटी होगी, कम जमीन होगी, ज्यादा मेहनत करेगा, लेकिन कुछ फिर भी अलग करते होंगे। दूसरी बात है वहाँ पे जो है मतलब ऑन एन एवरेज प्रति एकड़ जो है या प्रति हेक्टेयर जो है पशुओं की संख्या अब भी ज्यादा है, पहले के मुकाबले की संख्या अब भी ज्यादा है। तो गोबर वगैरह क्या खेतों में मिलता रहता है। एक कारण ये भी है। देखिए ये महत्वपूर्ण कारण जिन्होंने बताया, सही कह रहे हैं। आजकल न तो हरी खाद लोग लगा पा रहे हैं, न तो कंपोस्ट और गोबर का खाद तो मिल ही नहीं रहा। ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। और दूसरे सबसे बड़ी बात है, आजकल जो हमारा खेती का कबाड़ है उसको लोग गलाने लगे। अच्छा, गलाने लगे। हाँ, जलाते नहीं है। डिकम्पोजर वगैरह डाल करके पानी भर के डिकम्पोजर डालते हैं, मल्चर चलाते हैं, तो उससे जो है वो उसको वेट पे डिकम्पोज कर देते हैं। अच्छा। जलाते नहीं है। जलाने के बाद खेत का बुरा हाल हो जाता है। जलाना तो नहीं चाहिए। हाँ। जलाना तो उससे लोग बचने लगे। अच्छा, बचने लगे। दवाई का इस्तेमाल ज्यादा। तो दवाई का इस्तेमाल कहाँ पे ज्यादा करते होंगे? ये टोबोरस है, फंगस है, इन सब का जो, हालांकि इन दवाओं का जो भी केमिकल है उनका प्रभाव तो जमीन के अंदर कई सौ साल तक रहता है। डिकेड लगती है, उसमें सैकड़ा लगता है। लेकिन हमारा जो टॉप बोरर है उसका लाइफ साइकिल जो है 56 दिन का है। 54, 55, 56 दिन का उसका लाइफ साइकिल है। अगर हमने सही टाइम पे मार दी तो फिर आपका जो है वो जो अंडे देने का उसका समय वो चूक जाए, यहीं पर चूकते हैं। तो फिर वो उसकी जो लाइफ साइकिल है कि कब वो अंडा देगा, कितने दिन का उसका लार्वा बनेगा जो डैमेज करने वाला है, कितना वो प्यूपा और फिर एडल्ट में, ये साइकिल है जो करीब 44 दिन की है। 44 दिन की जगह है। और इसको अगर देख के दवा लगाई जाए तो दवा भी कम लगेगी और हमारी फसल भी बच जाएगी। तो ये तकनीकी मामला है जो अधिकतर किसान इसको नहीं दे पाते होंगे ध्यान। बहुत से किसान नहीं दे पाते, जो जानकार नहीं है वो दे नहीं पाते। और वही है, मुझे लग रहा है कि अगर आपने 3 दिन भी लेट कर दिया तो उतने में नुकसान कर जाएगा। क्योंकि लार्वा अंदर एंटर हुआ, वो 12-14 दिन का हिसाब किताब है उसका नुकसान करने का। तो एक तो आपने कहा कि गोबर जो अभी जानवर वहाँ ज्यादा है, दूसरा जलवायु का, दूसरा कह रहे जो डिकम्पोज वगैरह कर देते हैं। एक और आपके डिस्ट्रिक्ट में है कि वहाँ पौधे से ज्यादा पेड़ की उपज हो जाती है, उसका कारण बताइए। जबकि यहाँ लोग पेड़ की उपज नहीं ले पाते हैं पौधे से अधिक, जबकि पेड़ की उपज टेक्निकली पौधे से ज्यादा ही होनी चाहिए। दरअसल में एक जो सबसे बड़ी बात है, एक तो पत्ती वगैरह जो खेत में रह जाती है वो ना उसको डिकम्पोज करते हैं ना कुछ, वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती है समय के साथ साथ में। खेत में ऐसे छोड़ देते हैं, पेड़ी तो बिछा देते हैं पताई को। क्या? हाँ, बिछा देते हैं। तो उससे पानी की भी बचत होती है, पानी की भी बचत, खरपतवार भी नहीं निकलेंगे। हाँ। और दूसरे जो डीएपी है उसका अंधाधुंध प्रयोग चल रहा है। डीएपी का अंधाधुंध प्रयोग चल रहा, अंधाधुंध, क्योंकि उसमें जो है आपकी 20-25%, 30% मात्रा जो है वो
वाटर सोल्यूबल है, जी जी। वो आपके काम आ जाती है, बाकी सब फिक्स पर्यावरण में उड़ जाती है। वो लेकिन किसान यही नहीं देख रहा है, नाइट्रोजन तो उड़ जाए, नाइट्रोजन लीच भी कर जाती है और उड़ भी जाती है, और डीएपी फिक्स कर जाती है, पत्थर बन जाती है। लेकिन किसान ये नहीं मान रहा कि वो 25% उसको काम आ रही है, तो वो डीएपी के पीछे अंधा हो रहा है। एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे को देख के नहीं, वो चाह नहीं रहा कि मेरी पैदावार जो है कंपटीशन है आपस तो में, इससे लागत नहीं बढ़ रही खेती की, वो देख नहीं रहा लागत को। आपके जिले में सबसे ज्यादा बुआई बसंत काल वाली होती है, बसंत काल वाली खैर अधिकतम होती है हर जगह पे, लेकिन क्या शरद काल की बुआई भी आपके उधर होती है? 15-20%? रेयर, बहुत कम। उसका कारण क्या है? उसका कारण है खेत खाली नहीं रहते? उसका कारण ये है कि लोगों के पास खेत उपलब्ध नहीं हो पाते, छोटी जोत है। फसल चक्र कभी मौका लग जाता है कि गन्ने पे गन्ना ना हो, कभी फसल चक्र तो अपनाते हैं। गेहूं गन्ना या धान गन्ना? नहीं, गेहूं भी लेते हैं, धान भी लेते हैं, दूसरी फसलें भी लेते हैं, आलू भी ले लेता है कोई किसान, कोई सरसों ले लेता है। इस तरह से बीच में कुछ फसल चक्र का महत्वपूर्ण योगदान है गन्ने की उपज को और बढ़ाने में और रोग और कीट को कम करने में, ये है। अच्छा, बुआई के समय में क्या वहाँ जैसे एकड़ में उर्वरक वगैरह डालते होंगे? सामली की मैं बात कर रहा हूँ, पौधे में जब नवलक की बुआई करते हैं तो बुआई के समय में कौन कौन खाद एकड़ के हिसाब से डालते होंगे? उसमें तो ज्यादातर जो है डीएपी डालते हैं, ज्यादातर 10 किलो का, 10 किलो बीघा, और या फिर एनपीके डाल देंगे 15-16 किलो का बीघा। अच्छा, 15-16 किलो 18 किलो का बीघा जो है एनपीके डाल देंगे और वो छुट्टी करेंगे। फिर या फिर अब सिंगल सुपर फास्फेट भी डालने लगे हैं। एसएसपी का रिस्पांस गन्ने में अच्छा है क्योंकि सल्फर वगैरह भी मिल जाता है, क्योंकि सल्फर कैल्शियम भी है, फास्फोरस तो है ही, और सल्फर भी है, तो उसको भी लोग डाल रहे हैं। एसएसपी का प्रयोग बढ़ रहा है। पोटाश का इस्तेमाल कम है, अगर पोटाश का इस्तेमाल भी करें किसान तो और भी ज्यादा। ऐसा माना जाता है कि मैदानी क्षेत्र है, ये पोटाश रिच मानी जाती है, लेकिन क्योंकि अब एक्सेसिव खेती हो रही है तो परीक्षण के आधार पे जो तत्व है वो देने चाहिए। तो परीक्षण कराने से एक आपको आइडिया लगता है कि हमको कितना देना है, आपका ज्यादा नहीं होगा, जितनी जरूरत है। पता लगे कि हमको जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं दे पा रहे हैं और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ दे पा रहे हैं। यही सब रीजन है। तो कौन सी प्रजातियां, मतलब कौन सी किस्में वहाँ ज्यादा चल रही हैं? 4-5 अगर किस्में अगर आपको नाम पता? अभी तो 0238 लोगों ने छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं, लेकिन नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेड रॉट देखिए ऐसी बीमारी, वो कहीं भी आ गई तो एक तरीके से माना जाता है कि वो वैराइटल चरण हो गया, प्रजातीय चरण, तो किसी भी समय आ सकती है। उसके बाद 0118 जो है उसको दोबारा शुरू किया है इन्होंने, जिसमें हल्के कांटे होते हैं। 0118 वो जो बैंगनी कलर का, जिसमें हल्के से कांटे होते हैं, एक्चुअली वही असली 18 ही है। 18 के नाम पे ओल्ड 18 और नई एक ही वैरायटी है, दो वैरायटी कभी बनती नहीं है। उसमें थोड़ा फुटाव कम होता है। फुटाव का कई बार बख्शीराम भी वीडियो बनाते हैं, उसका फुटाव का तरीका वो बताते हैं कि उसमें मिट्टी मत डालो, बुआई के समय में उसमें कम से कम मिट्टी डाली जाए और उसका ऐसे पड़ा रहने वो बिल्कुल। और 15 जून के करीब आप उसमें अगर आप पाटा वगैरह लगा देंगे तो फिर वो फुटाव नहीं होगा और सिंगल चल देगा। ये बिल्कुल उसमें बुआई करें। मुझे लग रहा है कि जो गन्ना विकास विभाग द्वारा प्रजातियां स्वीकृत की जाए उन्हीं की बुआई करने का प्रयास किया जाए, और ये हमारे जलवायु के अनुरूप उनका परीक्षण होता है कि इनमें कौन रोग और कीट लगेगा। तो अगर कोई महाराष्ट्र से लेके आया या कर्नाटक से लेके आ रहा है तो हम ये कैसे तय करेंगे कि वहाँ की जलवायु में वो चल रही होंगी, वो ट्रॉपिकल कंडीशन है वहाँ पे। तो वहाँ का और हमारे यहाँ का खेती का तरीका अलग है, बिल्कुल तरीका अलग है। वहाँ जो है बुआई के टाइम भी जो है आपके जुलाई अगस्त से शुरू होते हैं और जनवरी में लास्ट हो जाता है। वहाँ 48 केन ज्यादा होता है महाराष्ट्र वगैरह में। होता क्या कि हमारे यहाँ जैसा तापक्रम वहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो एक्सेसिव टेम्परेचर, तापक्रम देखिए कितना 48 तक चला जाता है, उसके बाद फिर 0 भी चला जाता है, यानी 0 से लेके 48 तक का तापक्रम गन्ना झेलता है। उसके बाद बरसात एक्सेसिव झेलता है, खेत भरा भी रहेगा, 10 दिन पता लगा पानी भरा है फिर निकल जा रहा है, लेकिन वो उधर नहीं है, न कर्नाटका में न महाराष्ट्र में है। तो वो प्रजातियां वहाँ वाली यहाँ फेल कर जाएंगी। 86-032 गन्ना प्रजाति है, 1994 में रिलीज हुई थी, कभी आप समझिए। और उसको जब यहाँ लाते हैं कुछ लोग लगाए और रेड रॉट ससेप्टिबल हो वहाँ चल रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि एक प्रजाति अगर वहाँ कर्नाटक या महाराष्ट्र या तमिलनाडु में चल रही है तो यहाँ चलेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हो गई। देखिए जानकारी, मैं तो आपको देखते पहचान गया था, सहयोग, लेकिन कहते हुए डर लगता है कि कई बार आदमी रूठ जाता है। मैंने कई वीडियो में आपको देखा। हमारी ऐसी आदत है कि हमको कोई मिलता है तो जरा कुछ लेने का प्रयास करता हूँ। सही बात। देखिए आपने बहुत सारी ऐसी जानकारियां बताई, और किसी दिन इलाके में आओ, कभी आएंगे, अभी आपका नंबर ले लेंगे और अभी आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे देखिए। ठीक है।